Okay, so let's start. वर्क एनर्जी एंड पावर, इस चैप्टर के लिए हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दिस विल बी द लास्ट लेक्चर इन दिस सीक्वेंस कवरिंग द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड एट लास्ट द कंडीशंस ऑफ पावर. आई गेस सीक्वेंशियली ये 13th या 14th नंबर का कोई लेक्चर होगा. विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग अ वेरी general understanding regarding the calculation of work done, the involvement of work and energy relations, and the conditions of power for general mechanics. Okay. अब पिछली क्लास में, इससे पहले के लेक्चर में हमने पावर की कुछ डेफिनेशंस बनाई थी. मेनली हमने कहा था पावर इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, या पावर कैन बी टेकन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने चीजों को हैंडल किया था. एट लास्ट हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम इन जनरल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होंगे, वैट, किलोवैट, हॉर्स पावर, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं. एंड ऑटोमोबाइल इंजन को रेफर करते हुए हमने उसकी पावर डिस्क्रिप्शंस को अप्लाई करते हुए उसकी वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में कुछ रिलेशंस भी हमने एस्टेब्लिश किए. अब कुछ और इलस्ट्रेशंस हम इसमें ऐड करेंगे and then we will finish with this chapter. So let's begin with, start करते हैं. Let's start with this particular question. तो क्वेश्चंस को जरा आप ध्यान से पढ़ें और ये इतने आसान होंगे कि आप इसको बड़ी आसानी से इजीली सिखाए गए कंसेप्ट्स अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हो. इसमें कह रहा है कि एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय एन इंजन ऑफ अ ट्रेन विथ मास दिस मच 2.05 into 10 to the power 6 किलोग्राम. अब उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड एंड दिस हैपेंस इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट. तो फिर पावर क्या होगा इंजन का पावर क्या होगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों. अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो हम पावर डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, लेकिन इस वर्क को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप नोट करते हो ना, तो ये इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क की जगह पे लिखा जा सकता है और नीचे आप लिख सकते हो टाइम. तो कैलकुलेशन का हमारा तरीका या मेथड आपको समझ आया. पावर को हम यहाँ डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से. अब बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम फाइनल वेलोसिटी जो भी आएगी उसका स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी जो भी आएगी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाटएवर द करस्पॉन्डिंग टाइम इट टेक्स. इसमें से कुछ फैक्टर्स बेटा आप कॉमन ले सकते हो, जैसे कि आपने हाफ एम फैक्टर कॉमन ले लिया, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम. बस नंबर्स पुट अप करें, कैलकुलेशन कर लें, आपका काम पूरा हो जाएगा. सो हियर पावर इज इक्वल टू मास, अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा तो वो है 2.05 into 10 to the power 6. 2.05 into 10 to the power 6. फाइनल जो वेलोसिटी है ना वो 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय, सबसे पहले तो इस 2 को भूलना नहीं आपने, ये जो हाफ का 2 फैक्टर है वो नीचे आ जाएगा. टाइम है 5 मिनट. मिनट में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 60 टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, क्योंकि हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. That's it. You complete with this calculation and your answer is ready. So this power, let's take this as 2.05 into 10 to the power 6. This will be 625 minus 25 divided by this as 10 into 60. Getting it right? So this will become 2.05 into 10 to the power 6 multiplied by 600 divided by 600. तो ये 600 600 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया
2.05 into 10 to the power 6 watt। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 to the power 6 कहीं नहीं लिखा है, तो ये जो m है यहाँ पे ये मेगावाट है, मेगावाट। तो उसका प्रीफिक्स होता है 10 to the power 6। मतलब इसी चीज को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.05 मेगावाट। सो ऑन दैट बेसिस हम देखेंगे कि इसका जो चॉइस होगा आंसर का, ऑप्शन का, वो होगा बी। गेटिंग इट बच्चों? यस सर। चलिए आइए एक और क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के हद तक मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में बस मैं ये चीज आपके सामने रखना चाह रहा था कि यहाँ जो वर्क होता है ना, हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। जस्ट लाइक ये वर्क जरूरत पड़ने पर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से लिख रहे हैं, तो ये वर्क हम जरूरत पड़ने पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। बोथ द वेज आर अलाउड। ठीक है ना? आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। अब जैसे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान लगाओ। इसमें कह रहा है कि वाटर फॉल करता है एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम्स पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे मास अपॉन टाइम का रेशियो हमको दिया इसने। ऑन द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द टर्बाइन इज अप्रोक्सीमेटली। तो टर्बाइन को कितनी पावर देगा? तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम पावर को वैसे देखा जाए ना बेटा, तो हम लोग वर्क अपॉन टाइम ही लिखते हैं बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस वर्क के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। आप इस वर्क को या तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से निकालें, या काइनेटिक एनर्जी के चेंज से निकालें, या डायरेक्ट एनर्जी को रेफर करते हुए यहाँ पे आप कुछ वैल्यू को पुटअप करें। आइदर वे। अब जैसे इस एग्जांपल में ध्यान से देखूंगा तो एक मास जो है 100 मीटर की हाइट से नीचे आया। मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी में चेंज हुआ अगर कोई मास नीचे गिरता है तो? पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहाँ पे ये जो वर्क है इसकी जगह पे आप मेंशन कर लो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज मास किसी सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है और फिर आगे आप टाइम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कितना मास यहाँ नीचे गिरा, 100 है ना। जी का वैल्यू कितना? 10 mgh बेटा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh ही लगाएंगे ना। m 10 g 10। अच्छा कितनी हाइट से गिरा बच्चों ये? वो भी 100 डिवाइडेड बाय, अगर आप ध्यान लगाओ ना तो ये पर सेकंड चल रहा है। मतलब नीचे टाइम की जगह पे 1 सेकंड आएगा। पर सेकंड हो रहा है ना ये सारा मामला। ये 100 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हो रहा है ये। सो टाइम की जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 सेकंड यूज करेंगे। अब न्यूमरेटर आप अच्छे से अगर ध्यान लगाते हो तो 1 2 3 4 5 जीरोस आपको देखने को मिलेंगे। सो वैसे तो आप लिख सकते हो 1 into 10 to the power 5। ठीक हो गई बेटा बात? लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 into 10 to the power 3 वैट। अब इसी 10 to the power 3 के प्रीफिक्स को अगर हम हटाते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किलोवाट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इन दोनों एग्जांपल्स में बच्चों मैंने आपके सामने यही चीज रखने की कोशिश की कि पावर के कैलकुलेशन में वर्क का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम जरूरत पड़ने पर किसी भी अंदाज से कर सकते हैं। चाहे डायरेक्ट एनर्जी को रेफर करें, चाहे डायरेक्ट वर्क को रेफर करें, चाहे डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रेफर करें, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, और उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ना फिर हम गेस करेंगे कि हमें कैसा फॉर्मूला या कैसा फॉर्मेट अप्लाई करना है। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अब जैसे बच्चों आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, इसमें दो अलग अलग आदमियों के बारे में बताया जा रहा है जिनके वेट का रेशो 5:3 है। वेट का रेशो 5:3 होगा तो जारी बात है मास का रेशो भी 5:3 होगा, बिकॉज वेट इज mg। अब g तो दोनों के लिए कॉमन है, तो मास का रेशियो इनका 5:3 है। नाउ दे रन ऑन अ स्टेयरकेस इन टाइम इन द रेशियो ऑफ 11:9। मतलब वो एक सीढ़ियां चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, स्टेयरकेस के ऊपर ऊपर जा पाते हैं। लेकिन पहले वाले को जो टाइम लगता है और दूसरे वाले को जो टाइम लगता है उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो रेशियो है, उसका जो फ्रैक्शन है वो 11:9 है। फिर अब ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ पावर ऑफ द फर्स्ट टू दैट ऑफ द सेकंड। अब देखो बच्चों पावर का वैसे डेफिनेशन अगर मैं बनाता हूं ना तो वैसे तो वो यही होगा कि वर्क अपॉन टाइम आपने लिखना है, वर्क अपॉन टाइम लिखना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये स्टेयरकेस है और यहाँ पे मान लो ये बंदा खड़ा है लाइक दिस,
तो ऑब्वियस बात है भाई, इस बंदे का कुछ मास है। अगर ये स्टेयर को क्लाइम करके यहाँ ऊपर आ पाता है तो बेसिकली इसने अपनी क्या चेंज की, हाइट पे जाने की वजह से इसकी क्या चेंज हो गई, पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम अगर हर एक बंदे की पावर को लिखना चाहते हैं, जैसे पहले वाले की पावर को लिखना चाहते हैं, तो बेटा हम उसके लिए यही लिखेंगे ना कि उस बंदे की जो भी रिस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय वो जो भी रिस्पेक्टिव टाइम लेगा, और दूसरे की जो पावर हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि उस बंदे की जो भी रिस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसका जो भी करस्पॉन्डिंग टाइम होगा। समझे ना बेटा बात को? यस सर। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे ये कहना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर हम ग्राउंड को जीरो मानते हैं तो ऊपर जाने के बाद जो भी वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा वही होगा, बिकॉज इनिशियल तो जीरो मानेंगे हम। अब बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे ना तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ना, m1gh एंड देन टाइम t1। ठीक है, हाइट तो दोनों सेम क्लाइम कर रहे हैं क्योंकि सेम स्टेयरकेस वो यूज कर रहे हैं, और दूसरे वाले की पावर अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो ये लिखेंगे हम लोग m2gh, हाइट सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग टाइम अलग है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों की पावर्स का रेशियो बनाते हैं दैट बाय सेइंग p1 by p2, तो बेटा हम देखेंगे कि रेशियो लेते टाइम पे GH फैक्टर दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलने लगेगा m1 अपॉन t1 एंड देन द होल थिंग डिवाइडेड बाय m2 अपॉन t2। आप इसे अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो ये बन जाएगा m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय, उलट पुलट हो जाएगा t2 अपॉन t1। करेक्ट है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक हो गई बेटा बात? यस सर। आप बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये इनके मास का रेशियो है, वेट का रेशियो मतलब मास का ही रेशियो है, बिकॉज वेट इज नथिंग बट mg, और क्या g दोनों के लिए कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो मास का रेशियो 5:3 हो गया। तो यहां जो मैं मास का रेशियो लिखने वाला हूं इसकी जगह पे मैं मेंशन करूंगा 5:3 इनटू, अब टाइम का रेशियो देखो बच्चों, तो ये टाइम का रेशियो है 11:9, बट ध्यान रहे हमको लिखना है t2 by t1 और ये रेशियो है t1 by t2। तो यहाँ पे 11:9 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 9:11। अच्छा ये 3 कट गया यहाँ से, ये 9 कट गया, यहाँ पे 3 आया, 5 into 3 15 हो गया बच्चों, और नीचे आ गया 11। तो इस हिसाब से हम हमारा ऑप्शन देख सकते हैं, ये ए को मैच करता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो बहरहाल इन सभी एग्जाम्पल से मैं आपको बिल्कुल एक जनरलाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि हम पावर निकालते कैसे हैं। बाकी इसके स्पेसिफिक कैलकुलेशंस चैप्टर वाइज देखे जाएं, इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी में या इन पर्टिकुलर किसी दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर को रेफर करते हुए, तो वो अलग बात होगी। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बस हमको इन तमाम बातों पे अपने आप को रेडी करना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब जरा इसको केयरफुली पढ़ो। मैं चाहता हूं जरा आप यहाँ पे सोचो कि एक डैम है जो सिचुएटेड है 550 मीटर की हाइट पे, सी लेवल से ऊपर, और वो सप्लाई करता है वाटर टू अ पावर हाउस विच इज एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर। मतलब दोनों की हाइट में, सॉरी 50 मीटर, तो दोनों की हाइट में कितना गैप हो गया? 500। डैम में पानी मौजूद है 550 मीटर पे और उसको सप्लाई करना है 50 मीटर की लोअर लेवल पे, तो ऊपर की टाकी से पानी नीचे उतरेगा। टाकी की हाइट, डैम की हाइट कितनी है? 550, और पानी उतारना है 50 मीटर पे, मतलब पानी को कितना नीचे उतारना है? 500 मीटर। 2000 किलोग्राम ऑफ वाटर हम पास करते हैं टरबाइन में से पर सेकेंड ना बेटा, या सेकंड समझ लो बात। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द पावर हाउस क्या होगा अगर सिस्टम की इफिशियंसी 80% है? बहुत अच्छा सवाल है ये, लास्ट में 80% बोल के इसने थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन में बढ़ा दिया। तो बच्चों सबसे पहले ना तो आप पावर की बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ, तो वो हो जाएगा बेटा वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हाइट में डिफरेंसेस से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वर्क कैसे निकाला जाएगा। करेक्ट है ना? यस सर। हाइट में डिफरेंस से अंदाजा हो जाता है, हाइट में डिफरेंस आया मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हुए, पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस अल्टीमेटली वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर कोई लॉसेस नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है बीच में, तो हम उसका क्लेम ऐसे करेंगे। अब बेटा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को रेफर करो, तो हमने कितना मास पानी का नीचे उतार रहे हैं? 500। हाँ, कितना मास कितना अमाउंट नीचे उतारना है? 2000 किलोग्राम नीचे उतारना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा? 10, है ना?
करेक्ट है ना बेटा? Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड, आपको सराउंडिंग एक जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से हम रुक गए थे। आप देखें यहाँ पे मैं कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी को रेफर करते हुए ना हम लोग mgh का पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने कितना वाटर का मास नीचे उतारना है? 2000 किलोग्राम। g मतलब 10 हो गया। h, तो यहाँ पे ये h ना इन दोनों हाइट्स का आपने डिफरेंस लिखना है। तो आप बोल पाएंगे कितना डिफरेंस होगा ये? 500. वेरी गुड बेटा, 500। अब एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे गेस करें, ये सारा काम हम कितने टाइम में कर रहे हैं? 1 second. वेरी गुड, 1 सेकंड। बिकॉज हम यहाँ पे अगर केयरफुली देखेंगे ना तो हम ये सब पर सेकंड कर रहे हैं, पर सेकंड। ये चीज बड़ा छुपा के रखते हैं टाइम के कैलकुलेशन को अक्सर। एनीवेज बेटा, जब हम इसको पूरा करते हैं, कैलकुलेशन को निपटाते हैं, तो हमें ये मिलता है 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए। 5 इंटू 2 10। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 वैट। करेक्ट हो गया? तो इसका सीधा मतलब हो गया कि ये 10 मेगावाट। ठीक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन क्वेश्चन में एक लास्ट पॉइंट जो ऐड किया ना लास्ट लाइन में इसने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कह लीजिए। यहाँ फिर हमको यहाँ पे चकमा देने की इन्होंने कोशिश की। एक्चुअली जो पावर डेवलप होगी वाटर के टरबाइन पर गिरने की वजह से पावर हाउस में, वो 10 मेगावाट होगी। लेकिन जो सिस्टम हमने वहां पे बनाई है पावर हाउस की, उसमें कुछ टरबाइंस लगे होंगे, कुछ ब्लेड्स घूम रहे होंगे, कुछ रेजिस्टेंसेस आएंगी, कुछ रुकावट आएंगी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, 80% तक हम इफिशियंसी दे पाते हैं। मतलब हमको जो चीज मिल रही है उसका हम 80% एज आउटपुट देंगे। तो एक्चुअल पावर पानी के गिरने की वजह से कितनी डेवलप हुई? 10 megawatt. 10 मेगावाट। तो पावर डिलीवर्ड कितनी होगी? पावर आउटपुट में कितनी आएगी? पावर आउटपुट में जो आएगी ना बेटा, मैं इसको लिखता हूं पावर आउट। ये होगी जो भी पावर डेवलप हुआ उसका 80%। ठीक है? जो भी पावर डेवलप हुआ उसका 80%। बात क्लियर हुई बेटा? 8 megawatt. ठीक है ना? अब पावर डेवलप कितना हुआ था? 10। 80% का मतलब हुआ 80/100। करेक्ट है बेटा? Yes, sir. तो ये जीरो से कट गया, ये जीरो से कट गया, और कैलकुलेशन तो काफी सिंपल हो गया। अभी अब आपने डायरेक्ट आंसर बोल देना है 8 मेगावाट। किसी ने बोला भी था शायद अभी, ये हो गया 8 मेगावाट, है ना? Yes, आगे sir. बच्चे समझ में? ओके, Yes, sir. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जरा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें आप। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो साफ साफ बताया जा रहा है कि कांस्टेंट है। ठीक है ना? एंड वी जस्ट हैव टू अंडरलाइन दिस, कि जिस तरीके का फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है वो कांस्टेंट है। अब पावर जो जनरेट हो रही है उसको रिलेट करने के लिए बोला है टाइम से। तो टाइम के साथ आप उस जनरेटेड पावर को कैसे रिलेट करोगे? नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कांस्टेंट फोर्स को भी रेफर करना है और फिर बाद में पावर को भी बताना है। तो एक क्वेश्चन या एक चीज हमारे माइंड में आती है कि जब बेटा हम पावर लिखते हैं तो वो तो हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है? बाय डेफिनेशन ऐसे भी लिखा है बेटा हमने पावर, याद करो। Yes, sir. ऐसा ना? तो हम उसको लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब हमारे माइंड में एक चीज आ जाएगी कि यार यहाँ फोर्स तो कांस्टेंट है, तो क्यों ना फोर्स को हटा दिया जाए और डायरेक्टली ऐसे बोला जाए कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ऐसा बोल सकते हैं हम? गौर करो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बेटा, नहीं बोल सकते। क्यों? ये गलती होगी। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। बच्चों, जिस चीज पे आप लगातार फोर्स लगा रहे हो, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? No. No. नहीं होगी ना। आप उसको लगातार पुश कर रहे हो, लगातार उस पे आप फोर्स अपना डेवलप करते जा रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी भी लगातार चेंज होती जाएगी। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे अरेंज किए जा सकते हैं कि हम वेलोसिटी को मेंटेन करें, लेकिन आमतौर पर अगर हम कोई रेजिस्टेंस नहीं इमेजिन करते हैं, बिल्कुल फ्री सिस्टम हम इमेजिन करते हैं
और लगातार आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, तो उसका मतलब तो यही निकलेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हम कैसे कहें कि भाई वेलोसिटी इज डायरेक्टली पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी? नहीं बोल सकते। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी ख्याल करो कि हमको वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं बनाना है, हमको तो रिलेशन टाइम से बनाना है, तो टाइम कहां से लाएं? तो एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, क्यों ना फोर्स के लिए एक जनरल इक्वेशन बनाने की कोशिश की जाए, जिसमें हम ऐसे लिखें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखा जाए तो अब मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया बेटा डीवी बाय dt। इस dt को एक तरफ कर लें, m dv कर दें। अब इस चीज का आप इंटीग्रेशन कर लें, f dt इज इक्वल टू m dt। f चूंकि कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन dt पे रन होगा। m चूंकि कांस्टेंट है, मास, इंटीग्रेशन यहाँ पे dv पे रन होगा, सॉरी फॉर दिस, dv पे रन होगा। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? t। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया? f t बाई m। समझ आ गई बेटा बात? यस सर। ऐसे काम की रिलेशन है, किसी दूसरे न्यूमेरिकल में आपको हेल्प कर सकती है रिलेशन ये। अब आप क्या करो, ये जो v है ना, इसको उठा के यहां ला के रखो, देखो तो क्या बनता है फिर। सो ये पावर की रिलेशन हो गई f, v हटा दें और उसकी जगह लिख दें f t बाई m। ये सब्स्टिट्यूशन है। अब इसे रीअरेंज करो तो बेटा ये हो गया f का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू टी। अब नोट करो फोर्स कैसा है एज पर क्वेश्चन? कांस्टेंट फोर्स है। वेरी गुड। और मास किसी बॉडी का तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कहां से चेंज होगा? उसके चेंज होने के बारे में तो कोई ओपिनियन ही नहीं है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो मास भी कांस्टेंट है। तो ये फैक्टर अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ये सारा का सारा फैक्टर अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम? यस। यस। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा सवाल था, ये कंफ्यूजिंग था, इसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी की जरूरत थी, है ना? और रीअरेंजमेंट आना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मुलीज पर पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आप ये करोगे। अब आपके माइंड में एक और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि ऐसा करने का, है ना? तो बच्चों ये सब प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा। अभी मैंने मालूम करा दिया आपको, अब ये आपने दिमाग में रखना है कि ये इस तरीके से किया जाता है, इसका अप्रोच ऐसा होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाते हैं, इससे हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, इंफॉर्मेशन में हमारी बढ़ती जाती है। और वो जो इंफॉर्मेशन हमारी बढ़ेगी, वो जो नॉलेज हमारा बढ़ेगा, उसी से फिर हमको अंदाजा आएगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रेटजी आपने अपनाना है। एंड प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इन चीजों को आप स्टडी करोगे, अपने प्रैक्टिस में लाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने आप श्योर होते जाएंगे, उतना आप क्विक होते जाएंगे, फास्ट होते जाएंगे। आ गया बच्चों समझ में? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, बट आज के लिए ये आखिरी तो नहीं कहूंगा, एक दो और कपल ऑफ देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन तो लेते हैं। आए देखें, इसमें कह रहा है कि एक विंड के जरिए ना, विंड पावर्ड जनरेटर है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे होते हैं विंड एनर्जी बनाने के लिए, ब्लेड्स होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी, ये पंखा है मान लें, इसके ऐसे बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, और होता ये है कि इसके ऊपर जो है एयर आके टकराती है, और उसकी वजह से यहाँ ये पंखा घूमता है। तो मान लेते हैं कि इस पे ऊपर ऐसे जो है ना, एयर का एक पैच, एयर की एक वेलोसिटी आके इसके ऊपर हिट कर रही है, ये एयर का ड्रैग है, विंड एनर्जी आप बोल रहे हैं इसको। तो उसकी वजह से ये घूमा, और ये घूमने की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना हो गया। आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा, और हमको इसको क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ना है, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लास 10th में बताई गई थी कि ये जब पंखा घूमता है तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एनीवे, वहां जाना नहीं है, जनरल आइडिया समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जनरेट करता है। Assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy intercepted by its blades into electrical energy. अब यहाँ जो विंड आके इस पे टकरा रही है, उसकी स्पीड v है मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में बताया। तो फिर ये बोल रहा है भाई पावर के साथ उसका क्या रिलेशन बनेगा? अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है, पावर के साथ क्या रिलेशन बनेगा? इस सूरत में हम इसको कैसे जस्टिफाई करें कि अगर v इतनी स्पीड से ये वाटर कह लीजिए, या कह लीजिए कि विंड आके इसके ऊपर हिट कर रही है, तो फिर पावर के साथ उसका रिलेशन क्या होगा?
बच्चों हम तो ये कहेंगे भाई हमारे पास जो जनरल रिलेशन है पावर की, जो बहुत ही जनरल सी रिलेशन है पावर की हमारे पास, वो है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, वो पर्टिकुलर रिलेशन है फोर्स इनटू वेलोसिटी। आ रही है बेटा बात समझ में? Yes, sir. नाउ वी विल से सर यहाँ वेलोसिटी इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, ऑप्शन ए। चलो नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हमको ये सर्च करना होगा कि ये फोर्स कैसे लग रहा है, किस सूरत में ये फोर्स लग रहा है, क्या तरीका है इसके फोर्स के लगने का। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक अप्रोच जो होता है फोर्स को लिखने का, यहां साइड में देखो, वो होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m dv by dt। और एक दूसरा भी तरीका होता है बेटा हमारे पास फोर्स को लिखने का, जो वेरिएबल मास के रेफरेंस में आता है, जिसे हम लोग लिखते हैं v dm by dt। इस चीज में पहले वाले तरीके में कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आ रहा है फिर फोर्स आ गया। दूसरे वाले अप्रोच में कौन चेंज हो रहा है पता है? Mass. मास चेंज हो रहा है। रॉकेट वाला फिनोमेना मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। रॉकेट चलना, रॉकेट के फायरिंग ऑफ रॉकेट में जो है ना उसका फ्यूल बर्न होता है, मास कम होता है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ रॉकेट को मिलती है, मतलब वेरिएबल मास वाला फोर्स है ये। तो यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है, एक बड़े अमाउंट का मास आके इसको टकरा रहा है, वेरिएबल मास है ये, लगातार हवा आके इसको टकरा रही है, फिर वहां पे फोर्स बन रहा है और ये घूम रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स हटाएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे dm by dt इंटू v इंटू ये दूसरा v, ये दूसरा v एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूले का है। ठीक हो गई बेटा बात समझ में? Yes, sir. अब आप कहेंगे चलो भाई ये मामला तो निपट गया, dm by dt कर लो और यहां से बोल दो v स्क्वायर। चलो v स्क्वायर आ गया, ऑप्शन ए नहीं तो नहीं, ऑप्शन बी तो मैच करेगा। नहीं नहीं रुको, ठहरो जरा, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी, थोड़ा और कंसेप्ट को समझते हैं कि भाई ये मास कैसे वैरी हो रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये जो मास यहाँ मैं कह रहा हूं ना कि ये विंड आके यहाँ पे टकरा रही है, तो ये विंड की टकराने के लिए यहाँ पे विंड का कुछ लेंथ डेवलप हुआ होगा, विंड का एक पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पे आके टकरा रहा होगा, करेक्ट है? Yes, कैसा yes. दूसरा, जो विंड यहाँ पे आके टकरा रही है उसका एक पर्टिकुलर एरिया भी रहा होगा। तीसरी बात, जो विंड यहाँ पे आके टकरा रही है उसकी एक डेंसिटी भी रही होगी। तो अगर बच्चों मैं इसकी डेंसिटी लिखने की कोशिश करता हूं ना बेटा, तो ये हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो ठीक है भाई m लिखेंगे, वॉल्यूम कैसे लिखें? तो हम देखेंगे कि विंड एक सिलेंड्रिकल पैटर्न में आके उसको हिट कर रहा है, रफली छोटा मोटा भी अगर देखें, ऐसा बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन एक सिलेंड्रिकल, विंड के ब्लो होने को हम एक सिलेंड्रिकल सेक्शन में, सिलेंड्रिकल सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू उसकी हाइट या उसकी लेंथ। जैसे ये सिलेंडर होता है ना, ये ऐसा सिलेंडर है मान लो, तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये उसकी लेंथ है, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? ए इंटू एल। हम उसकी वॉल्यूम लिख पाते हैं ए इंटू एल। तो हमें पता चला कि हम यहाँ पे टकराने वाली विंड का मास लिख सकते हैं रो ए इंटू एल। तो फिर और हमारा फॉर्मूला बदलेगा और उसके अंदर वेरिएशन आएंगे। तो ये पावर हो गया, ये हो गया बेटा डी बाई डी टी। अब मास हटाओ, डेंसिटी एरिया लेंथ इंटू वी स्क्वायर। फिर मैं सोचूंगा अरे भाई डेंसिटी तो कितनी भी विंड आए कांस्टेंट ही होगी, एरिया जहां वो टकरा रही है वो भी कांस्टेंट होगा, जो चेंज हो रहा है वो कौन है? लेंथ। मतलब इतनी लेंथ आगे टकराई, फिर इतनी लेंथ आगे टकराई, फिर इतनी लेंथ आगे टकराई, मतलब चेंज होने वाला फैक्टर कौन है? Length. तो एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, रो मैंने बाहर निकाला, एरिया मैंने बाहर निकाला, तो ये हो गया बेटा डीएल बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। अब मैं आप ही से सवाल करता हूं कि अगर एल को लेंथ यानी कि डिस्टेंस मान लिया जाए, लेंथ यानी कि ये डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो क्या होता है? Velocity. Velocity. फिर एक बार वेलोसिटी आएगा, शाबाश बहुत अच्छे। तो इक्वेशन तो हमारी वर्कआउट हो रही है, रो ए, ये भी वेलोसिटी बना और ये वी स्क्वायर पहले से था, तो पता चला रो ए वी क्यूब। अब अगर मैं यहां पे केयरफुली ध्यान देता हूं तो डेंसिटी कांस्टेंट है, जिस ब्लेड पे आके ये टकरा रही है उसका एरिया भी कांस्टेंट है, तो फिर रिलेशन पावर में क्या एस्टेब्लिश हुआ? वी क्यूब। तो ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, कहां आके रुके हम? Option. अच्छा सवाल था ये।
अब इस क्वेश्चन को आपने दिमाग में बिठाना है कि कैसे किया हमने, तरीका क्या था इसका। आई नो दैट के एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टू हैंडल ऑल दिस एंड टू थिंक इन दिस लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों जब हम पढ़ते हैं ना इन चीजों को, इनको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे इंफॉर्मेशन बढ़ गई ना, हमारी मालूमात बढ़ गई, हमारा नॉलेज बढ़ गया। तो ऑब्वियस बात है हम इसे याद रखेंगे कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल किया जाएगा, एंड वंस वी नो द आंसर इट इज डन, खत्म बात। अगला क्वेश्चन उसी के आसपास थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, और क्या करेगा, कुछ और कांस्टेंट टर्मिनोलॉजीज को इन्वॉल्व करेगा, कुछ और बोलेगा एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है बेटा? यस Yes, sir. now take one last question for today, and in fact for the last question for this chapter, for these recording sessions. एक मोटर पंप है, मतलब पानी का मोटर पंप जो होता है वो वाटर को किसी सर्टेन रेट पर डिलीवर करता है किसी गिवन पाइप में से, टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। हमको डबल पानी चाहिए, ट्वाइस इन द सेम टाइम, टाइम सेम रखना है हमको, लेकिन पानी का अमाउंट ज्यादा चाहिए हमको, डबल चाहिए हमको पानी। तो फिर पूछा है कि पावर ऑफ द मोटर हैज टू बी इंक्रीज्ड टू, मोटर की पावर को हम कितना बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे उसकी पावर को। तो आइए जरा सोचते हैं कि वैसे तो पावर हमने लिखनी कैसी है, तो पावर हम लोग वैसे तो लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम। अब मुझे एक बात बताओ कि मोटर पानी को क्या करती है, थ्रो करती है ना, फेंकती है ना मोटर पानी को, यस किसी हाइट पे ले जाके फेंकेगी या ऐसे ही फेंकेगी, या हाइट की तो बात नहीं हो रही है, ऐसे ही फेंकेगी। Kinetic. हाँ शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल करेक्ट लिंक किया इसको। तो यहां वर्क का जो सेंस बनेगा ना वो काइनेटिक एनर्जी के लिए बनेगा, तो क्यों ना इस वर्क को हम के ई लिखें अपॉन टाइम। अब के ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन टाइम, करेक्ट है। मतलब पहली मोटर के लिए या पहली कंडीशन ऑफ पावर के लिए क्या मैं ऐसे लिखूं, एम वी स्क्वायर, ये 2 नीचे गया इंटू टी, करेक्ट है। Yes. दूसरे के लिए क्या लिखूं मैं, जरा सोच के बोलो, टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। क्यों क्यों 2 एम वी स्क्वायर, Double water लग रहा हूँ. हाँ हमको पानी डबल चाहिए, मतलब हमको पानी का जो मिकदार है उसका उसका जो मास है, जितना पहले 50 लीटर आ रहा था तो अभी हमको 100 लीटर चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब हमको सेम करना है, सेम टाइम में आ रहा है वो सब सेम करना है हमको, वेलोसिटी वेलोसिटी सब सेम रखना है, खाली हमको डबल पानी चाहिए, ट्वाइस, ठीक है ना, उसका उसका अमाउंट हमको ट्वाइस करना है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. बस इसका रेशियो ले लो P1 by P2, you'll be getting your answer। आ गया बच्चे समझ में? Yes, sir. ओके सो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पर मैं चैप्टर को एंड करता हूँ। रुक जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस पर और थोड़ा सोचें। वेलोसिटी के लिए मैं थोड़ा सा, वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूंगा डबल पानी आएगा तो वेलोसिटी भी तो डबल हो जाएगी, है ना, सोचना पड़ेगा। सेम वेलोसिटी रखते हुए तुमको डबल पानी मिल सकता है क्या? No. नहीं मिलेगा ना बेटा, सोचने वाली बात है ये, जहन में नहीं आया, चलो मेरे अब आ गया, लेकिन तो यहाँ v नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो? 2v का स्क्वायर। अरे भाई अगर उतनी ही वेलोसिटी से पानी आ रहा है और सेम टाइम मुझे देना है तो मैं पानी डबल कैसे ले सकता हूं, और वही पाइप इस्तेमाल करना है, कैसे ले सकता हूं डबल? वेलोसिटी को भी डबल करना पड़ेगा ना, Yes. ताकि डबल पानी आए। तो मास भी मुझे 2 गुना मिल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी भी मुझे 2 गुनी करनी पड़ेगी। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। तो पावर कितनी टाइम करनी पड़ेगी हमको? 8 टाइम्स। तो अकॉर्डिंगली आई थिंक द आंसर विल कम। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। एज आई सेड अगेन एंड अगेन, मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूँ कि विद दिस ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। अब पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस पूरे प्लेलिस्ट में जब जरूरत पड़ती है तब लेक्चर्स को सर्च करें हेडिंग्स के हिसाब से,
और न्यूमेरिकल्स देखें। हर एक लेक्चर के लिए जो भी मैंने आपको सिखाया है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्लास नोट्स बोल करके, ये वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक अटैच कर देता हूँ, तो वहां से आप इन नोट्स को देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, सॉल्यूशंस को कभी भी देख सकते हो। सो ट्राई टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ व्हाट द सिस्टम वी आर ट्राइंग टू डेवलप। ओके, यस सर। तो फिलहाल रुक जाते हैं।